हाय एवरीवन, वेलकम टू अभयास स्कूल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम 91 टू 100 मीनिंग 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इन न्यूक्लिक एसिड द शुगर यूनिट्स इन द फ्यूरेनोस फॉर्म आर जॉइंड टू फॉस्फेट थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ विच कार्बन। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि फ्यूरानोस फॉर्म, तो फ्यूरानोस फॉर्म की शुगर यूनिट्स फॉस्फेट के साथ कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन के अटैच होता है। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि फ्यूरानोस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ये फ्यूरानोस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, सी डबल बॉन्ड सी, ऊपर 2 कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और यहाँ पे CH2OH, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि फ्यूरानोस की शुगर यूनिट फॉस्फेट के थ्रू ज्वाइन है, तो यहाँ पे हम उसको फॉस्फेट से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें यहाँ पे उसने पूछा है कि कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम कार्बन को नेमिंग दे देते हैं C1, C2, C3, C4, C5। इस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है और हमारा फॉस्फेट ग्रुप इस कार्बन 3 और कार्बन 5 के साथ अटैच्ड है। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 4 इज कार्बन 3 एंड कार्बन 5। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। उसने पूछा है कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में हर एलिमेंट की एंथैल्पी क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा गया है पेपर्स में। तो एंथैल्पी से सबसे पहले एंथैल्पी से क्या मीनिंग है। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। हर स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स की एनर्जी, उसकी एंथैल्पी ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो होती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी एनर्जी चेंज नहीं आता, नो एनर्जी चेंज, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें। एंड स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एंथैल्पी होता क्या है, जहां पे हमारा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। देयरफॉर स्टैंडर्ड स्टेट्स में एलिमेंट्स की एंथैल्पी हमेशा जीरो होती है बिकॉज उसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज the variation of delta H of a reaction with temperature at constant pressure is equal to which of the following। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि डेल्टा H की वेरिएशन विद डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P किसके इक्वल होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो कभी भी अगर हमें डेल्टा H की वेरिएशन डेल्टा T के साथ निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो वो हमारा होगा डेल्टा, ऑलवेज डेल्टा Cp। हेयर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा Cp। इंटरनल एनर्जी ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि उसका एट कांस्टेंट प्रेशर से लेना देना नहीं है। सेम एज गिव एनर्जी भी एक रॉन्ग ऑप्शन है। डेल्टा Cv भी रॉन्ग ऑप्शन है। बाय चांस अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेते कि डेल्टा H बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब हमारा ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर 4 डेल्टा Cv। बट क्वेश्चन में था कि हमें एट कांस्टेंट प्रेशर बतानी है वेरिएशन, तो वो ऑप्शन था डेल्टा Cp। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा वो होता है कि जब हम सिस्टम में कोई भी चेंज करें तो हमें सिस्टम वापस वैसा मिल जाए। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1।
रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। फर्दर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमारा एक आइडियल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा एक आइडियल प्रोसेस होता है जिसमें परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है और टोटल एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन टोटल एंट्रोपी। सो ये जो कंडीशंस हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस की होती है। उन कंडीशंस को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल्स टू 0। जो ऑप्शन नंबर 2 है डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0, ये हमारा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगेन ये वाले 2 ऑप्शंस भी हमारे रॉन्ग हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following complex possesses sp3d2 hybridization? कौन सा कॉम्प्लेक्स इसमें हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर रहा है? सो बेसिकली जो हमारे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 ऑप्शंस में तो हमें कोबाल्ट, कोबाल्ट एंड कोबाल्ट दे रखा है और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में हमारा D6 प्रेजेंट होता है। और बाकी अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ये जो हमारा लिगेंड लगा है ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। C2O4 हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है बट कोबाल्ट के साथ ही ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है। और लास्ट में हमारा है MnCN6। सो एक पहचान तो यही होती है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो COF6 3 नेगेटिव हमें गिवन है जिसमें कोबाल्ट में D6 प्रेजेंट होता है और क्योंकि F6 हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है तो बीइंग वीक फील्ड लिगेंड इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी नहीं होगा। सो यहाँ पे इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट COF6 3 नेगेटिव। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखें हम तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 3 में भी पेयरिंग हो जाएगी तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है COF6 3 नेगेटिव और इनकी पेयरिंग होने पे फर्दर इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो होगी D2sp3। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनिट ऑफ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज। कायरोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट बतानी है हमें। तो एज वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि यूनिट जो होती है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट की वो होती है kg मोल इनवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट TF इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। हमें पता है कि हम फ्रीजिंग पॉइंट में कोई भी चेंज हो तो हम उसको डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M के साथ पढ़ते हैं, जहां पे हमारा KF जो है वो होता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट और M हमारी होती है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हमें यहाँ से उसकी यूनिट निकालनी है तो हम KF को इस टाइप से लिख सकते हैं कि KF इज इक्वल टू डेल्टा T बाय M, डेल्टा TF बाय M। सो एज वी नो फ्रॉम हेयर कि डेल्टा TF टेम्परेचर की यूनिट्स हम हमेशा केल्विन में लिखते हैं और मोलैलिटी की यूनिट्स होती हैं मोल kg इनवर्स। सो बेसिकली उसको सॉल्व करके
जो हमारी KF की यूनिट्स होंगी वो बनेंगी kg मोल इनवर्स। सो अगेन ये भी एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द EMF ऑफ द सेल दे रखा है हमें CdCl2.5H2O एंड AgCl Ag। EMF दिया है हमें सेल का 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू फाइंड द फ्री एनर्जी चेंज। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं। डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NFE, जहाँ पे ये जो N होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ये हमारा फैरेडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है 96500। और ये हमारा EMF जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.7। सो यहाँ पे हमें निकालना है फ्री एनर्जी चेंज। अब हमें फैरेडे कांस्टेंट की वैल्यू पता है, EMF पता है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। सो वो हम कैसे निकालेंगे, हम हाफ रिएक्शंस कंसीडर करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो अगर हम एनोड की बात करें, हाफ रिएक्शन ऑन एनोड, तो वो हमारी है CD। तो वहां पे हम देख सकते हैं कि जो CD है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर हम हाफ रिएक्शन की बात करें कैथोड पे, तो वो वहां पे Ag से AgCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसमें होगा कि AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव। सो हम इन दोनों रिएक्शंस में, हाफ रिएक्शंस में देख सकते हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट नीचे वाली में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 AgCl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो हम बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे वो होंगे n इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अब हमारे पास, हमें डेल्टा G फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी पता है कि वो है 2, फैरेडे कांस्टेंट पता है 96500 इनटू EMF भी पता है 0.7। एंड अगेन यहाँ पे एक माइनस साइन भी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा वो आएगा 135.1 kg। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज माइनस 135.1 kg। हमें ध्यान रखना है नेगेटिव साइन का भी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको निकालने का फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है डेल्टा G को निकालने का, विच इज माइनस NFE। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द pH of 1 into 10 raised to power minus 8 m aqueous solution of HCl। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी। तो उसको हम देखेंगे कि pH कैसे फाइंड करते हैं हम। pH को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट वैसे देखना होता तो उस pH को निकालते हम माइनस log टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। बट सीधा उसको इस फॉर्मूले से निकालने का वे जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पूछा है कि HCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का pH क्या होगा। तो इस वे से डायरेक्ट निकालने से हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें H प्लस की कंसंट्रेशन 10 रेज टू पावर -6 से कम दी हो तो वो सॉल्यूशन हो जाता है डायलेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो जाता है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होने की वजह से उसमें हमें वाटर में
H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर हमें H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻6 से कम दी हो, तो हमें वाटर की भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कंसीडर करना पड़ता है, जो कि क्या होती है 10⁻⁻7। तो वहां से अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो हमें एक तो क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। सो यहाँ पे 10⁻⁻8 को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻7। सो जब हम इसको इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 9.96 आएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9.96। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं, इसको देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया। बेसिकली जो पीएच को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन जो भी दी होती है हमें। तो यहाँ पे हमें HCl दिया था, बट क्योंकि HCl हमारा अगर हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम दी हो, तो वो होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में हम H2O वाटर की भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए हम उस वाटर की और जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उस कंसंट्रेशन को ऐड करके निकालते हैं, एंड देन हम उस पीएच के फॉर्मूले में उसको ऐड करते हैं। तो फिर तो हमने यहाँ पे पहले H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाली, और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हमें जो आंसर मिला ना वो है 9.96। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिस इथेन 1 2 डायअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट इज। सो यहाँ पे हमें नेम दे रखा है, मॉलिक्यूल का, कॉम्प्लेक्स का नेम दे रखा है, और हमें बताना है कि वो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हम इस नेम को जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे। वो कैसे? अब जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रिस देखें, तो ट्रिस क्या है हमारा 3 लिगेंड्स। ट्रिस का क्या मतलब है कि हमारे 3 लिगेंड्स लगे हुए हैं। अगेन ये जो है हमारा इथेन 1, ये एक न्यूट्रल ईएन है, 2 डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है। और जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? CO3 पॉजिटिव एंड देन सल्फेट। सल्फेट को हम लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव। तो एज वी कैन सी फ्रॉम हेयर कि कोबाल्ट की जो वैलेंसी है वो है 3 पॉजिटिव, और जो सल्फेट की वैलेंसी है वो है 2 नेगेटिव। तो इनको चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एलसीएम लेंगे चार्ज का। तो जो एलसीएम है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो एलसीएम आएगा 6। और दोनों तरफ चार्ज को इक्वल बैलेंस करने के लिए हम यहाँ कोबाल्ट को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 विच इज 6 प्लस 6, और यहाँ पे हम कर देंगे 3 इंटू -2 विच इज -6। तो अब यहाँ पे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, विच मीन्स व्हाट कि हमने कोबाल्ट को किया है 2 से मल्टीप्लाई, और सल्फेट को किया है हमने 3 से मल्टीप्लाई। तो अब हम इन कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स सही मिल रहा है। अब अगर हम इस ट्रिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट को लिखें तो वो क्या बनेगा? COEN3। तो इतना तो हमने लिख लिया, और आगे होएगा SO4 2 नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स को किससे 2 से मल्टीप्लाई किया था, और SO4 को हम
कोबाल्ट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था और SO4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो इन क्वेश्चंस को हम पहले नेम को तोड़-तोड़ कर लिखते हैं एंड देन हम उसके चार्ज को चेक करते हैं। चार्ज को चेक करने के बाद चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं और वहां से हम अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन octahedral complexes of D3 metal ions have a CFSC of, अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि octahedral complexes of D3 metal ions की CFSC क्या होगी। तो हम पढ़ते हैं कि जैसे ये octahedral metal complexes होते हैं, यहाँ पे आता है हमारा Eg के 2 ऑर्बिटल्स और यहाँ पे हम आता है हमारा T2G के 3 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे उसने बोला है D3, तो D3 हमारे यही इस तरह से लिखे जाएंगे। नाउ जो हमारा CFSC है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू 0.-0.4 डेल्टा O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg इंटू -0.6 डेल्टा नॉट। एज वी नो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 10 डेल्टा नॉट, जो डिवाइडेड होता है T2G का होता है 0.4 डेल्टा नॉट और Eg में होता है 0.6 डेल्टा नॉट। उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला जो है फॉर्म आउट होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे D3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में ही फिल हो गए हैं तो Eg वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और T2G में हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट लिखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा -1.2 डेल्टा नॉट। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो में इस कॉन्टेक्ट नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपना डाउट, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 2024 HTAT PGT के। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन फ़ोन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए अभ्यास कुल चैनल क्लासेस के साथ।